आज के लेक्चर में हम पेयर प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है, लेकिन पेयर प्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि फोटॉन्स मैटर के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है। फोटॉन्स का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैटर के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी फोटॉन्स मैटर के साथ तीन तरीकों से इंटरेक्ट करता है। ये डिपेंड करता है उनकी एनर्जीज के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास लो एनर्जी का फोटॉन है यानी लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिस तरह इंफ्रारेड, विजिबल या अल्ट्रावायलेट, जब इसको हम मैटर के ऊपर डालते हैं तो ये फोटॉन उसके उस मैटर का जो इलेक्ट्रॉन है इस सारे फोटॉन को ऑब्जर्व करता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मेटल से बाहर निकल आता है। इसको हम फोटो इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो इस कारण के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लो एनर्जी फोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन उसको कम्प्लीटली ऑब्जर्व करता है और उस एनर्जी की मदद से वो इस मैटर से बाहर आ जाता है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन है, जिस तरह एक्सरेज है, तो उसको जब हम मैटर के ऊपर डालते हैं तो ये फोटॉन, ये जो एक्सरे फोटॉन है, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो जाता है और बाकी एनर्जी के साथ ये खुद स्कैटर होता है। इसको हम कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट में फोटॉन अपनी कुछ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को देता है। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन के पास कम एनर्जी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसको ऑब्जर्व कर लेता है कम्प्लीटली। लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट में फोटॉन के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। कुछ एनर्जी जो है उससे ऑब्जर्व करता है और जिससे वो बाहर निकल आता है और बाकी एनर्जी के साथ वो फोटॉन जो है वो स्कैटर हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास एक्सरे फोटॉन से भी ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो फिर जब इसको हम किसी हैवी मेटल के ऊपर डालेंगे तो वो फोटॉन जो है उसके एटम के न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फोटॉन के पास ज़्यादा एनर्जी है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उन एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर सकेगा, इसलिए वो फोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा। जब न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा तो वहाँ पे ये कंप्रेस हो जाएगा और वहाँ पे ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर बन जाता है। और इसको हम पेयर, इसलिए इस प्रोसेस को हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पेयर बनता है। इस तरह के पेयर प्रोडक्शन में फोटॉन जो है यानी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में कन्वर्ट होता है, यानी फोटॉन यानी एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट होता है। अब इन सारे प्रोसेसेस में फोटॉन जो है अपनी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। कहाँ पे कंप्लीटली ट्रांसफर करता है और कहीं पे जो है वो पार्शियली इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करता है। अब ये जो फोटॉन ऑब्जर्प्शन है, जो मैटर फोटॉन को ऑब्जर्व करता है, ये डिपेंड करता है एक तो फोटॉन की एनर्जी के ऊपर कि कौन सी ऑब्जर्प्शन होगी। ठीक है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या कॉम्पटन इफेक्ट होगा या पेयर प्रोडक्शन होगा, ये डिपेंड करता है फोटॉन के एनर्जी के ऊपर। यानी अगर आपके पास लो एनर्जी का फोटॉन है, जिस तरह विजिबल, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट का है, तो वो क्या करता है, पेयर प्रोडक्शन करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप इससे आपके पास ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन है यानी एक्सरे फोटॉन है, तो वो जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो कॉम्प्लेक्स स्कैटरिंग करता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन है, जिस तरह गामा रे फोटॉन है, तो वो जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो वहाँ पे पेयर प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा ये जो कौन सा प्रोसेस होगा, ठीक है, यानी फोटॉन मैटर के साथ कौन सा इंटरेक्ट करता है, ये उस मटेरियल के ऊपर, इस मैटर के एटॉमिक नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास ज़्यादा एटॉमिक नंबर का मटेरियल है यानी कोई हैवी मटेरियल है, ठीक है, जिसके एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, तो उसके ऊपर जब हम फोटॉन्स डालेंगे तो वो या तो ज़्यादातर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगा या फिर पेयर प्रोडक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ से फोटॉन्स का निकलना क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि वो हैवी मेटल है, तो हैवी हैवी मैटर है। ठीक है, तो वहाँ पे जब हम फोटॉन को डालेंगे तो वो हमसे फोटॉन स्कैटर होना यानी वहाँ से निकलना क्या है, मुश्किल है। तो इसलिए या तो वो क्या करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगा या फिर पेयर प्रोडक्शन करेगा, यानी फोटॉन वहाँ पे ऑब्जर्व होगा। तो ऑब्जर्व होने की केस में या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगा या फिर पेयर प्रोडक्शन करेगा। अब ये फोटॉन की क्या एनर्जी होगी कि वो कौन सा प्रोसेस करेगा, तो उसको चलो हम डिस्कस करते हैं।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फोटॉन्स की एनर्जी जो है वो 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से के बराबर या इससे कम होनी चाहिए। जो कौन से फोटॉन बनते हैं या इंफ्रारेड के बनते हैं, इनविजिबल और अल्ट्रावायलेट, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है, उनके फोटॉन की एनर्जी 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। लेकिन अगर आपके पास इससे ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन है और 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी का फोटॉन है, यानी अगर फोटॉन की एनर्जी 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, तो ये फोटॉन जो है वो जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो उसके इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होगा, यानी काउंटर स्कैटरिंग करेगा। और ये कौन सा बनता है? एक्सरे का फोटॉन बनता है इस एनर्जी रेंज में। और अगर इससे ज़्यादा एनर्जी का है, यानी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी का है, 2mc² से ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन है, जो गामा रे फोटॉन बनता है, तो वो जब मैटर के ऊपर हम डालते हैं तो वहाँ पे पेयर प्रोडक्शन होता है। अब ये पेयर प्रोडक्शन को हम डिटेल में कन्वर्ट करते हैं कि पेयर प्रोडक्शन क्या है। तो पहले भी हमने डिस्कस किया कि जब फोटॉन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में कन्वर्ट होता है तो इसको हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। अब ये फोटॉन जो है वो वैक्यूम या एम्प्टी स्पेस में पेयर में कन्वर्ट नहीं होता। वहाँ पे अगर कोई न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस का कोई हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो फिर ये फोटॉन जो है उस न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो सकता है। अदरवाइज वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पेयर आपके पास कंजर्वेशन एनर्जी और मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं होगा, जो बाद में हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो फिर एनर्जी और मोमेंटम जो है वो इस प्रोसेस में कंजर्व नहीं होता, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो बाद में हम प्रूफ भी करेंगे कि बाकी जब न्यूक्लियस नहीं होता तो मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व नहीं होती। अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है और इसके पास ये फोटॉन आता है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट होता है। चलिए यहाँ पे मैं एक सिंपल तरीके से इसको समझाता हूँ कि क्यों ये न्यूक्लियस क्यों होना चाहिए कि फोटॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो ही नहीं। ठीक है, तो वो इस वजह से क्योंकि अगर आप ग्लास को हवा में फेंकते हैं तो हवा में तो ग्लास टुकड़ों में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर वो किसी दीवार के साथ टकराएगा तो तब वो गिलास जो है वो टुकड़ों में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक फोटॉन भी एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के टुकड़ों में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर कोई हैवी न्यूक्लियस आएगा तो तभी जो है वहाँ पे वो फोटॉन कंप्रेस होगा और वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में कन्वर्ट होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास जो है वो 9.11 × 10⁻³ किलोग्राम है और इसके ऊपर -e चार्ज होता है, यानी नेगेटिव चार्ज होता है। ये पॉजिट्रॉन है और इसके ऊपर जो है इसका मास भी इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज है वो प्लस होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉजिट्रॉन है ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, यानी ये एंटी इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, या इसको आप इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल भी कह सकते हैं। इस पॉजिट्रॉन का फिजिकल प्रॉपर्टीज वही होती है जो इलेक्ट्रॉन की होती है। फॉर एग्जांपल पॉजिट्रॉन का मास और साइज वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का मास और साइज है, लेकिन कुछ पॉजिट्रॉन की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल पॉजिट्रॉन का चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के अपोजिट होता है और इस तरह स्पिन भी पॉजिट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। अच्छा, पेयर प्रोडक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन की एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो सकती है, और इसको हम क्या कह सकते हैं? मेटराइजेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। तो इस तरह के मैटर भी एनर्जी का एक फॉर्म है, कंडेंस फॉर्म है। अगर आप एनर्जी को कंप्रेस करें तो वो मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में भी एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हुई है, एनर्जी मेटरलाइज हुई है, तो इसको हम मेटराइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। अच्छा, पीयर प्रोडक्शन में हमारे पास कुछ नहीं होता, इन एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, और इससे आपके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास कुछ नहीं होता, लेकिन उससे मैटर यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है वो पैदा हो जाते हैं, और ये न्यूक्लियस यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से ये होता है। अब इस पेयर प्रोडक्शन में कुछ बेसिक लॉज फिजिक्स के कंजर्व होनी चाहिए। ठीक है, यानी वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो कंजर्वेशन लॉ है वो वायलेट नहीं होने चाहिए। तो पहले कंजर्वेशन लॉ है कि स्पेयर प्रोडक्शन में चार्ज को कंजर्व होना चाहिए। तो क्या स्पेयर प्रोडक्शन में चार्ज कंजर्व है? तो बिल्कुल कंजर्व है। क्यों? क्योंकि फोटॉन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बनता है, तो फोटॉन के ऊपर जीरो चार्ज है, और जब इससे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बनता है तो उनका भी नेट चार्ज या टोटल चार्ज जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर -e चार्ज है, पॉजिट्रॉन के ऊपर +e चार्ज है, तो -e + e तो जीरो। तो इस तरह के
पेयर प्रोडक्शन से पहले भी चार्ज जीरो है और आफ्टर पेयर प्रोडक्शन भी चार्ज क्या है, नेट चार्ज जीरो है। तो इसका मतलब कि इस प्रोसेस में यानी पेयर प्रोडक्शन में चार्ज कंजर्व है और इस तरह इसमें एनर्जी भी कंजर्व होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि फोटॉन की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए और इसमें आप ब्रेस्ट एनर्जी को भी क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि फोटॉन की एनर्जी आपके पास इक्वल होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के रेस्ट मास एनर्जी प्लस उनकी काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल होता है। पेयर प्रोडक्शन में लीनियर मोमेंटम को भी कंजर्व होना चाहिए और लीनियर मोमेंटम को कंजर्व होने के लिए हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो होना चाहिए। न्यूक्लियस होगा तो पेयर प्रोडक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। अगर न्यूक्लियस नहीं होता तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता, इसलिए एम्प्टी स्पेस में हमारे पास कोई पेयर प्रोडक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब कि पेयर प्रोडक्शन एम्प्टी स्पेस में नहीं होता, उसके लिए क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए। और न्यूक्लियस का में पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर हैवी न्यूक्लियस है तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उसका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे अगर ये एम्प्टी स्पेस है, फ्री स्पेस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये फोटॉन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि फिर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो इसका है कि फोटॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में तब कन्वर्ट हो सकता है जब कोई न्यूक्लियस हो, क्योंकि फिर इस केस में आपके पास एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होंगे। अब यहाँ पे तकरीबन किस फोटॉन की कितनी एनर्जी होगी कि उससे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बन जाए, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी होगी। तो हमारे पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि उससे कम से कम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बन जाए। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का मास पुट कर दे और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास इतनी एनर्जी बनती है। तो इसका मतलब है कि इतनी एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन बन सकता है। तो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर बनने के लिए हमारे पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, इसके डबल होनी चाहिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी एक इलेक्ट्रॉन को पैदा करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को पैदा करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो दो को कितनी के चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करें तो इतनी एनर्जी आपके पास कम चाहिए। तो इससे आपके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास बन सकता है। तो इसका कि पेयर प्रोडक्शन जो है वो तब हो सकता है अगर फोटॉन की एनर्जी जो है वो कम से कम इसकी इक्वल हो या इससे ज़्यादा हो। अगर इसकी इक्वल है तो सिर्फ फोटॉन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बनेगा। अगर इससे ज़्यादा फोटॉन की एनर्जी है यानी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन और से ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन है तो फिर वो जो सरप्लस एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। अगर इन्हीं आपके पास जो फोटॉन की एनर्जी होगी वो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मास में कन्वर्ट हो जाएगी और बाकी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ये फोटॉन है और यहाँ पे न्यूक्लियस के पास गुजरता है तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में कन्वर्ट होता है। यानी ये फोटॉन जब इस न्यूक्लियस से पास से गुजरता है तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब इस फोटॉन की एनर्जी तो हमारे पास से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए या कम से कम इसकी इक्वल होनी चाहिए, तो तब पेयर प्रोडक्शन हो सकता है। अब इस फोटॉन की यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मिनिमम वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम वेवलेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए, यानी आपके पास कम से कम फोटॉन की या रेडिएशंस की इतनी एनर्जी होगी कि इससे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर जो है वो पैदा हो और बाकी उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फोटॉन की एनर्जी है जिसको एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा में लिख सकता हूँ वो कम से कम 2 MEc² के बराबर होना चाहिए कि इससे जस्ट जो है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर जो है वो पैदा हो, बाकी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो। तो कम से कम फोटॉन की एनर्जी इतनी होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ से ये मिनिमम वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे ये इस साइड पे ले आओ ये उस साइड पे ले जाओ तो Hc डिवाइडेड बाई 2 MEc²। Hc हमारे पास 1240 नैनोमीटर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2 MEc² ये हमारे पास 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो इसको सॉल्व करें तो ये 1.21 ×10⁻12 मीटर यानी पिकोमीटर। तो इस वेवलेंथ का जो फोटॉन होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है वो तो गामा रेस की है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास गामा रेस का फोटॉन होना चाहिए, ठीक है। तो उससे आपके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बन सकता है।
अब ये जो गामा रेज है ये हमारे पास रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई से इमिट होते हैं और दूसरे कॉस्मिक रेज में होती है। कॉस्मिक रेज कौन सी होती है? जो खला से हमारे पास रेज आती है, रेडिएशन आती है, तो उसमें गामा रेज होती है। अच्छा, पेयर प्रोडक्शन इससे पहले हमने जिक्र किया कि ये एम्प्टी स्पेस में नहीं हो सकते क्योंकि फिर एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व नहीं होते। चलो इसको हम प्रूफ करते हैं। अगर हमारे पास ये पेयर प्रोडक्शन एम्प्टी स्पेस में हो तो एनर्जी और मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है कि नहीं होता। चलो चेक करते हैं। तो हम देख लेंगे कि इसमें अगर एम्प्टी स्पेस में होगा तो फिर ये एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व नहीं होता। अब देखो हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फोटॉन की एनर्जी जो है वो 2mc² के बराबर होनी चाहिए। तो तभी इस फोटॉन से ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता अगर इससे कम एनर्जी है। अब ये आपके पास एक लीनियर मोमेंटम का डायग्राम है कि फॉर एग्जाम्पल ये फोटॉन है और इससे ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बनता है। तो फोटॉन का इस डायरेक्शन में मोमेंटम है और इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन, पॉजिट्रॉन का इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन में। अब ये मोमेंटम जो है वो कंजर्व होना चाहिए इस पेयर प्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी इनिशियल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है, तो फाइनल मोमेंटम भी एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो। इसका मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम है वो एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए। और कैसे तब कर सकते हैं? जब ये दोनों एंगल सेम हो, तो थीटा प्लस और थीटा माइनस ये दोनों सेम होते हैं ताकि वाई डायरेक्शन में मोमेंटम जो है वो कैंसिल हो जाए, कंजर्व हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल वाई डायरेक्शन मोमेंटम जो है इनिशियल मोमेंटम 0 है क्योंकि फोटान एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और वाई डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम जो है वो इस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मोमेंटम के सम के बराबर होगा। तो वाई डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन का मोमेंटम है p प्लस साइन थीटा प्लस, और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है p माइनस कास थीटा माइनस। अब एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो आपके पास मोमेंटम ऑफ फोटॉन, क्योंकि सारा मोमेंटम ऑफ फोटॉन जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, और मोमेंटम ऑफ फाइनल मोमेंटम जो है वो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन के बराबर होगा, यानी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ पॉजिट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है, अब ये जो मोमेंटम ऑफ फोटॉन है इसको मैं एच एफ डिवाइडेड बाई सी से लिख सकता हूँ, और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मोमेंटम जो है वो सेम है और एंगल भी सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2p cos थीटा, क्योंकि ये भी p cos थीटा है और ये भी p cos थीटा है, तो 2p cos थीटा हो जाएगा। अब इसको मैं c को सेट पे ले जाओ तो 2pc cos थीटा, और ये p जो है ये इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का मोमेंटम है जो कि सेम है, और ये मास ऑफ पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन इनटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का जो मोमेंटम है वो mv के बराबर है। अब यहाँ पे एच एफ को मैं एम सी स्क्वायर से कंपेयर करूँगा कि ये इसके इक्वल है या ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने एम सी स्क्वायर बना लूँगा, तो यहाँ पे एक सी है, एक सी है, तो यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं सी से डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पे 2mc² बनाने के लिए मैं सी से डिवाइड करूँगा। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे एच एफ में एच एफ को 2mc² से कंपेयर कर सकता हूँ कि ये इससे ज़्यादा है, यानी फोटॉन की एनर्जी से ज़्यादा है या कम है। तो हम देखते हैं कि ये देखो, ये तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है या, और ये स्पीड ऑफ लाइट है, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से कम होगा। तो इस कारण की ये क्वांटिटी 1 से कम है, और cos थीटा तो 1 से कम ही होता है क्योंकि cos थीटा -1 और +1 के बराबर है। तो इस कारण की ये क्वांटिटी जो है वो 1 से कम है। जब ये क्वांटिटी 1 से कम है इसका मतलब एच एफ जो है वो 2mc से कम आ रहा है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि v डिवाइडेड बाई सी इज लेस देन 1 और cos थीटा भी लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि एच एफ सी जो है वो 2mc² से कम होगा। अब ये तो एनर्जी फिर कंजर्व नहीं है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे तो एनर्जी जो है कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी जो है वो बन जाए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो एनर्जी फिर कंजर्व नहीं है। अगर एम्प्टी स्पेस में इसका मतलब ये है कि पेयर प्रोडक्शन होता है तो फिर एनर्जी जो है हमारे पास 2mc² से, फोटॉन की एनर्जी 2mc² से कम आती है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एनर्जी जो है वो कंजर्व होनी चाहिए। यानी एक फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर तब बन सकता है जब 2mc² हो, तो तब बन सकता है, फिर एनर्जी आपके पास कंजर्व होगी। तो इसका है कि अगर एम्प्टी स्पेस में हो तो एनर्जी हमारे पास कंजर्व नहीं होती, एच एफ जो है वो 2mc² से कम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है फोटॉन कैन नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर इन एम्प्टी स्पेस। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसका इसका मतलब ये है कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों को कंजर्व होने के लिए हमें न्यूक्लियस होने चाहिए, तो तब भी जो है हमारे पास
पेयर प्रोडक्शन में फोटॉन और एनर्जी जो है वो यानी मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ एनर्जी जो है वो फोटॉन, कुछ मोमेंटम जो है वो उस न्यूक्लियस को दे देगा इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम एंड एनर्जी। क्या एक फोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन या एक पॉजिट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या दो पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है? ये क्वेश्चन है आप लोगों से। तो इसका आंसर है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इस तरह जो है वो फिर चार्ज जो है वो कंजर्व नहीं होगा। अब चार्ज जो है वो इस हर सूरत में कंजर्व होना चाहिए। देखो, फोटॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो फोटॉन के ऊपर जीरो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो इसका यहाँ पे बिफोर पेयर प्रोडक्शन चार्ज जीरो है, आफ्टर पेयर प्रोडक्शन जो है वो चार्ज माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे चार्ज कंजर्व नहीं है। इस तरह अगर फोटॉन पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो तब भी चार्ज कंजर्व नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन में या दो पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो तब भी चार्ज जो है वो कंजर्व नहीं है। तो इसका कि एक फोटॉन जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या दो पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पेयर एनिहिलेशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो अगर एक फोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर जो है वो बना सकता है तो फिजिक्स में तो सिमेट्री है, तो क्या इसका उलट भी ठीक है? क्या इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है वो जब मिलते हैं तो क्या वो फोटॉन बना सकते हैं, गामा रे फोटॉन बना सकते हैं? जैसे गामा रे फोटॉन से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर बनता है तो इसका उल्ट भी जो है वो होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में सिमेट्री है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर जो है उससे फोटॉन बनना चाहिए, जिसको हम पेयर इनहेलेशन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है वो पेयर इनहेलेट हो जाएगा, उससे गामा रे फोटॉन हो जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, यानी पेयर प्रोडक्शन का उलट जो है वो पॉसिबल है कि नहीं, जिसको हम पेयर इनहेलेशन कहते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये पेयर इनहेलेशन जो है वो पॉसिबल है कि नहीं है।